अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पंजाब असम्बली का तहलील होना नागुज़ीर था क्योंकि नून लीग के पास और उनके जो गवर्नर हैं उनके पास कोई आइनी और कानूनी रास्ता तो था ही नहीं कि इस अमल को रोक सकें, क्योंकि 48 घंटों का टाइम था। 48 घंटे के अंदर उस पर कोई अगर कार्रवाई नहीं करते तो ऑटोमेटिकली पंजाब असम्बली तहलील हो जाती है। इसमें जो सबसे अहम सवाल इस वक्त यही है कि क्या पंजाब और जो केपी की असम्बली तहलील होगी तो उसके बाद मुल्क में क्या आम इंतखाब नेशनल सतह पे होंगे या फिर पंजाब और केपी असम्बलियों के ही आम इंतखाबात होंगे। तो अभी तक कम अज कम जो नून लीग है और जो पीडीएम है वो तो यही तासुर दे रही है कि कबल अज वक्त इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि इन दो सूबों में पहले इंतखाबात करवा लिए जाएंगे। ये सियासत है और सियासत तो चलती रहेगी। हमारी कोशिश होती है कि फोकस करें उन इश्यूज के ऊपर जिनका बराह रास्त अवाम के ऊपर और मुल्क के ऊपर असर पड़ रहा है। हम कई अरसे से इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं वो गंभीर होते जा रहे हैं। जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उनमें मुसलसल कमी आ रही है। अब जो ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल कमी आ रही है उसका जो इम्पैक्ट है वो ज़मीन पर आना शुरू हो गया है। जैसे कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान में आटे का बहरान है, जिस तरीके से रिकॉर्ड कीमतों में इजाफा हुआ। दूसरा, आइंदा आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर जो दालें हैं वो भी शॉर्ट हो सकती हैं, जो तेल की मसनूआत हैं वो भी शॉर्ट हो सकती हैं। ये आगे चल के हम आपको प्रोग्राम में बताएंगे। और शहबाज, ये खुद हुकूमत के अपने जो आदाद शुमार हैं या हुकूमत के जो ज़ेर साया इदारे काम करते हैं उनके आदाद शुमार हैं। अगर इस हफ्ते का ही आदाद शुमार देखें, जो महंगाई की शरह रही वो कोई ऑलमोस्ट 32% है और ये एवरेज है। और ये मेरे ख्याल में अंडरस्टेटमेंट नहीं होगी कि जो इस वक्त हालात हमारे चल रहे हैं कि इसमें आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में इजाफा भी हो सकता है अगर जिस तरीके की हमारी पॉलिसीज इस वक्त चल रही हैं। देखिए, बदकिस्मती ये है कि जो हुक्मरान होते हैं वो गलत फैसले करें या ना फैसले करें, दोनों सूरतों में जो खमियाजा भुगतना पड़ता है वो आवाम को भुगतना पड़ता है। लोग अपनी जानों से जा रहे हैं और हुक्मरान ये फैसले नहीं कर पा रहे कि उन्होंने हुकूमत में रहना है नहीं रहना, उन्होंने IMF का प्रोग्राम करना है नहीं करना, दो सूबों में इलेक्शंस करवाने हैं या जो पूरे मुल्क में इलेक्शंस करवाने हैं। ये इन अ वे ये हमारा आवाम का मसला नहीं है। बात अब यहाँ तक आ चुकी है कि लोगों की 2 वक्त की रोटी, जो मुहावरतन बात होती थी कि लोगों की 2 वक्त की रोटी जो है वो पूरी नहीं हो रही, अब हकीकतन ये बात उस तरफ जा चुकी है। और अभी भी मेरा ख्याल किसी के कान के ऊपर कोई जो जूं है वो नहीं देंग रही। अब सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल कौम को अब तैयार हो जाना चाहिए कि बहुत जल्द मुल्क के अंदर जो है जो अशिया है उनकी अब किल्लत होना शुरू हो जाएगी और ये वक्त दूर नहीं है, ये वक्त बहुत करीब है। अभी तो लोगों को चीज़ें मिल रही हैं लेकिन बहुत महंगी मिल रही हैं। तो जब किल्लत होती है चीज़ों की, जितनी डिमांड होती है उतनी सप्लाई ना हो तो फिर एक तो कीमत बढ़ती है और कीमत मल्टीप्लाई करती है। फिर 10, 20, 30% की बात नहीं होती, फिर 100-200% इजाफे की बात होती है, फिर चीज नहीं मिलती, जिसके पास पैसा होता है। और फिर पैनिक होता है। और जब आपको, हमारा जो सोसाइटी ऐसी है जिस चीज की जितनी शॉर्टेज हो तो लोग उसको जखीरा करने की कोशिश करते हैं, तो मजीद जो प्रॉब्लम्स हैं वो गंभीर हो जाते हैं। अब इसमें देखें जो गंदम है इसमें तो हम ज़राई मुल्क है, सेल्फ सफिशिएंट हैं और आम तौर पर जो आटे की कीमत है वो कंसिस्टेंट रही है। लेकिन अगर आदाद शुमार देखें ओपन मार्केट के अंदर 1 साल के अंदर 80% जो है वो आटे की कीमत में इजाफा हुआ है। दो के यहाँ पे ये बात कहना जरूरी है कि जो सरकारी निर्ख हैं, जो अब ट्रकों के जरिए लाइनों में लग के लोगों को आटा लेना पड़ता है, वहां पे फिर भी आटा अभी सस्ता है। लेकिन कौन, ये एक इज्जत नफ्स से खेलने वाली बात है ना कि आप घंटों इंतजार करें कतार में लग के सस्ते आटे के लिए। सिंध में अनफॉर्चुनेटली एक शख्स वहां पर हलाक भी हुआ है आटा खरीदने के चक्कर में। तो ये एक बुनियादी तौर पर क्या वजह है? शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे थे नहीं जी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक्स अवेलेबल है, ये सूबाई जो हुकूमतें हैं उनका कसूर है। 2-3 चीजें, मैंने पहले स्टॉक्स की बात कर ली कि ये मामला चला यहाँ तक कैसे पहुंचा, फिर कीमत की बात में कर लेते हैं। ये मसला शुरू हुआ आपका जो IMF के प्रोग्राम में ताखीर हुई, चाहे वो जून के वक्त पे हुई, PTI की हुकूमत जो थी वो पीछे अधूरा काम छोड़ के गई, PMLN की हुकूमत ने वक्त लिया और जब डॉलर्स नहीं तो फिर क्या फैसला। एक इवेंट्स है ना उसको थोड़ा सा रन कर लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि वफाकी हुकूमत इतनी मासूम नहीं है जितनी वो बनने की कोशिश कर रही है। नवंबर 2018 में इक्तिसादी राब्ता कमेटी एक फैसला करती है कि मुल्क में जो गंदम होगी उसके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होंगे वो 10 लाख मैट्रिक टन जो थे उसको बढ़ाकर ये कर दिया जाएगा 20 लाख
मैट्रिक टन। ये क्यों किया गया था? क्योंकि जो एक उस वक्त भी एक क्राइसिस आया था, मुल्क के अंदर गंदम की शॉर्टेज हो गई थी और जिसकी वजह से फिर हमने इंपोर्ट्स करना शुरू कर दी। तो चूंकि शॉर्टेज हो चुकी थी तो फैसला ये हुआ कि 10 लाख मैट्रिक टन से 20 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम उसका एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व होगा। फिर उसको सामने रखते हुए और जो गंदम की पैदावार है उसको सामने रखते हुए जो गैप होगा वो फिर इंपोर्ट से कवर किया जाएगा। मई 2022 में ईसीसी इस बात का फैसला करती है कि जी 30 लाख मैट्रिक टन जो है वो गंदम इंपोर्ट की जाएगी, जो पाकिस्तान में इस साल गंदम की पैदावार हुई थी पिछले साल, उसको सामने रखते हुए और स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को सामने रखते हुए। फिर जुलाई 2022 15 जुलाई 2022, क्योंकि इस वक्त मुल्क जो है उसमें डॉलर की जो सूरत हाल वो खराब होना शुरू हो जाती, उतनी ज्यादा खराब नहीं थी जितनी आज है। एक फैसला करती है इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, एक पहले काबीना कमेटी बनाती है और फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी फैसला करती है कि जो गंदम की इंपोर्ट है, पहले जो 30 लाख मैट्रिक टन थी उसको उन्होंने कहा जी कि अब हम सिर्फ 16 लाख मैट्रिक टन जो है गंदम दरामद करेंगे। 14 लाख मैट्रिक टन जो गंदम था वो इन्होंने कम दरामद करने का फैसला किया। क्यों किया? दो फैसले हुए। एक तो ये कि उन्होंने कहा जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हमने 20 लाख मैट्रिक टन करने थे उसको हम कम करके 10 लाख मैट्रिक टन कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि डॉलर्स नहीं है आपके पास गंदम को इंपोर्ट करने के लिए। और दूसरा उन्होंने कहा हमने अपने जो स्टॉक्स हैं और जो कंजम्पशन है उसको री एवेल्युएट किया, तो उसकी वजह से भी कुछ 4 लाख मैट्रिक टन जो गंदम है उसकी वो इंपोर्ट की वो कम जरूरत होगी। तो 26 लाख मैट्रिक टन जो एक फिर इन्होंने फैसला किया, उसको 16 लाख मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करने का फैसला किया। आपने तारिक बशीर चीमा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल की सुन ली, जिसमें वो बता रहे थे जी कि तकरीबन 13-14 लाख मैट्रिक टन जो गंदम पहुंच चुकी है और मजीद अब हमने मंगवाने का फैसला किया है। तो ये भी जो फैसला था कि कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स होने हैं, इसके पीछे भी डॉलर्स की मुल्क के अंदर कमी थी। मैंने प्रोग्राम से पहले जो उसका डाटा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का और पाकिस्तान ब्यूरो स्टैट्स का, उसको चेक किया तो अभी तक जो गंदम नवंबर के महीने तक, नवंबर 2022 तक पाकिस्तान ने जो गंदम दरामद की है, जो रिकॉर्ड शो कर रहा है, वो तकरीबन 11 लाख मैट्रिक टन की है और जिसकी जो लागत है वो $460 मिलियन। तो कामरान यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है कि सूबाई हुकूमतों में जो भी मिसमैनेजमेंट हो वो अपनी जगह पे, गंदम की दरामद में कमी का जो फैसला किया गया था वो डॉलर्स की शॉर्टेज की वजह से किया। अब ये फेडरल गवर्नमेंट का फैसला होता है। इसमें एक और जो फैक्टर है, ये तो आपने बता दिया कि इस वजह से जो आटा है मार्केट, ओपन मार्केट में महंगा है। दूसरा जो सिंध गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस है, वीट सपोर्ट प्राइस, वो जो नया सीजन है वो भी इंक्रीज कर दी, तो उसकी एंटिसिपेशन में कितना ये रोल है, क्योंकि ओपन मार्केट में उस वजह से भी कीमतें फिर ऊपर गई हैं। दो चीजें, ये फैसला भी जो मिनिमम वीट सपोर्ट प्राइस है वो वफाकी हुकूमत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी करती है। अच्छा। तो सिंध हुकूमत को इन्होंने मुराद अली शाह साहब को, डार साहब ने खुद पर्सनली रिक्वेस्ट किया था कि आप 4000 रुपए फी मौन जो मानने इसकी कीमत है वो मुकर्रर ना करें, इस मुल्क में महंगाई होगी, वो उन्होंने बात इनकी नहीं मानी। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट अभी तक इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का मैंने कोई फैसला नहीं देखा जहां पे ये जो कीमत है 3000 है या 4000 है वो हमने नहीं देखी। एटलीस्ट इससे हटके कोई फैसला हो गया हो तो मुझे नहीं पता। अब उसका इंपैक्ट क्या वो बता देते हैं। नाज़रीन, लोग जो लाइनों में लग रहे हैं और अपनी जानों से जा रहे हैं, इसके पीछे एक वजह है। हम सिर्फ सरकारी आदादोशुमार आपके सामने रख रहे हैं, मार्केट की जो पल्स है वो आपको भी हमसे बेहतर पता है। जुमे वाले दिन जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने अपने आदादोशुमार जारी किए, उसके मुताबिक जो 20 किलो आटे का थैला है उसकी जो मजमूई एवरेज जो प्राइस है वो 1812 रुपए उसकी वो बता रहे हैं जी। उसका रेट है 20 किलो के आटे के थैले का। यही रेट जो था ये 1698 रुपए थे सिर्फ एक हफ्ता पहले। और अगर आप पिछले साल चले जाएं, इन्हीं दिनों में पिछले साल ये कीमत थी कोई 1160 रुपए। एक साल में हमने सफर किया 1160 रुपए से 20 किलो का थैला 1812 रुपए का। अब आ जाते हैं, ये तो एक एवरेज प्राइस है जो आपको पूरा सच नहीं बताती। पूरा सच अगर आप इसी पीबीएस की रिपोर्ट में देखें, जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एवरेज, नेशनल एवरेज 20 किलो आटे की थैली जो है वो 3000 रुपए की है, यानी कि 150 रुपए फी किलो आटा हो चुका है। और ये पीबीएस सरकारी इदारा हमें बता रहा है। इसमें वेरिएशंस अगर आप देखते हैं, कराची में ये जो रेट है सबसे ज्यादा कोई 2900 रुपए का है। उसके बाद गुजरावाला में सरप्राइजिंगली 2867 रुपए का है। फिर कोयटा में 2760 का है। पिशावर में भी कोई रेट इसी रेंज में है। सखर में ये 2700 का है। अब सखर में 2700 का है और कराची में जो है वो 2900 का है। लाहौर में
ये 1290 रुपए का है 20 किलो का आटा। तो ये एक इतना एक ग्लेयरिंग एक गैप कामरान इसमें। और उसकी वजह यह है कि 70% जो आपकी गंदम है वो ज़ाहिर है पंजाब में प्रोड्यूस होती है, जो खास करके बलूचिस्तान के अंदर भी क्राइसिस बड़ा एक्यूट है और केपी के अंदर भी, क्योंकि इनमें जो गंदम है वो ज़ाहिर है कि पंजाब से जाती है और गालिबन पंजाब की हुकूमत ने वो बैन कर रखी थी, जो बैन सूबाई जो बैन होता है वहाँ पे गंदम नहीं जा रही थी, ये भी एक वजह है। अब इसमें चलें गंदम वाला मामला तो हो गया, अब हमें पता तो है कि डॉलर्स की हमारे पास शॉर्टेज है, लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उनकी एडवाइजरी के मुताबिक जो एसेंशियल जो आइटम्स हैं उनकी इंपोर्ट की इजाज़त दी जा रही है, और उसमें जो सबसे एसेंशियल आपका आइटम है वो तो आपका ऑयल है, तेल की मसनूआत हैं। तो सुना है कि इस हवाले से भी अब मामलात जो हैं वो ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि जो कंपनियां तेल इंपोर्ट करती हैं उन्होंने कोई मैसेज भिजवाया है हुकूमत को कि उनके एलसीज नहीं खुल रही, और अगर नहीं खुलेंगी वक्त पर तो खुदा न खास्ता फिर जो शिपमेंट है तेल की वो डिले हो सकती है, और अगर डिले होगी तो फिर हमें पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल नहीं मिलेगा। पिछले माह भी ये प्रोग्राम किया था कि अगर इनको फौरी तौर पर एलसीज ना खुली तो इनकी एंड ऑफ दिसंबर में शॉर्टेज आ जाएगी। फिर वो खैर गवर्नमेंट थोड़ी सी मूव हुई, इन एसोसिएशन ने भी प्रेशर डाला, तो वो उसके बाद ये मसला हल हो गया। अभी फिर 13 जनवरी मतलब कल खत लिखा है जो इनकी ऑयल एडवाइजरी इनकी एक कमेटी बनी है, उसने सेक्रेटरी खजाना को खत लिखा है कि इस वक्त जो सूरत हाल वो ये हो चुकी है कि ना तो कमर्शियल बैंक्स हमारी एलसीज खोल रही हैं दरामद के लिए, और अगर एलसी खुल भी जाती है तो जो फॉरेन बैंक्स हैं वो उसको कंफर्म नहीं कर रही, तो इमीडिएटली हमें बेल आउट किया जाए और हम ये जो इंस्ट्रक्शंस पास की जाएं कि हमारे जो एलसीज के प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर जो सप्लाई चेन की जो एक डिसरप्शन है वो आ जाएगी, और अगर आ गई तो इस कम से कम 4 से 6 हफ्ते लगेंगे उसको सिर्फ ठीक करने में। अभी इनकी जो इंपोर्ट होती है उसमें हर महीने इनको 4 लाख बल्कि ये इनका बंदा 4,30,000 मैट्रिक टन इनको पेट्रोल मंगवाना पड़ता है, कोई 2 लाख मैट्रिक टन ये डीजल मंगवाते हैं, कुछ 6.5 लाख मैट्रिक टन ये क्रूड ऑयल मंगवाते हैं। जो क्रूड ऑयल है वो फिर आगे वो रिफाइन भी होता है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है। फार्मास्यूटिकल वो जो फैक्ट्रीज हैं वो आपने सुन लिया, उनके रॉ मटेरियल्स खत्म हो रहे हैं। अब तो आज जो खबरें चलेंगी 10 से 20 दिन के इनके पास स्टॉक्स रह गए रॉ मटेरियल्स के, तो मुल्क में अद्वियात की भी शॉर्टेज हो सकती है अगर जो है वो सूरत हाल बेहतर नहीं होती। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका आपने भी जिक्र किया कि उन्होंने तो अपनी तरफ से वो एक उन्होंने खत्म कर दी थी कदम, और एक प्रायोरिटी की लिस्ट दे दी कि आप इस लिस्ट के मुताबिक जो है वो आप चीजें मंगवाएं। अब इसमें ऑयल इंपोर्ट्स भी टॉप नंबर 1 है, फार्मास्यूटिकल भी नंबर 1 है, एसेंशियल फूड आइटम्स भी नंबर 1, और तीनों की शॉर्टेज है। क्यों? डॉलर्स ही नहीं है, और प्रैक्टिकली चीजें जो है वो बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अब इसके आगे देखें ना, अभी बात यहाँ नहीं खत्म हो रही कामरान, अभी तो आपकी और चीजें भी हमने शॉर्ट करनी है। अब आप जब रात को सोने के लिए जाएंगे तो अगर आपका गद्दा खराब हो गया तब वो जो मैट्रेस वो भी आपको नहीं मिलेगा। फैक्ट्रीज पाकिस्तान के अंदर खाने के लिए अगर आपको आटा नहीं मिल रहा, आपका सोने के लिए आपको कंफर्टेबल जगह नहीं, अगर आप देखें गोश्त किस तरह ऊपर गया, और उसके पीछे भी एक रीजन यही है कि ये जो मुर्गियों की फीड है वो क्योंकि उसकी शॉर्टेज है, क्योंकि जो सोयाबीन आता है उसकी जो शिपमेंट्स हैं वो रुकी हुई हैं, क्योंकि वो तेल निकालने के बाद वो जो चीज़ बच जाती है सोयाबीन के जो सीड्स होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं फीड में। तो ये भी मामला है, अगेन वो डॉलर की वजह से कमी की वजह से वो इंपोर्ट नहीं होने दे रहे। और एक और जो चीज़ है कि 2-3 ही तो एसेंशियल पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि हर शख्स जो है वो गंदम यानी कि आटा इस्तेमाल करता है, रोटी खाता है। उसके अलावा हमारे यहाँ और क्या है, दालें इस्तेमाल होती हैं, और अगर गोश्त आप खाते हैं तो मुर्गी का गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इन तीनों में अगर आप देखें तो या तो शॉर्टेज है या बहुत ज़्यादा महंगी हो रही है। अब दालों के हवाले से भी हम जो वाफिर मिकदार में ये इंपोर्ट करते हैं, अब जो लोग ये इंपोर्ट करते हैं वो भी ये रोना रो रहे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हुकूमत जो है ये एलसीज नहीं खुल रही, और अगर एलसीज नहीं खुलेंगे दालें वो इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो दालों की भी शॉर्टेज होगी। ब्रेक के बाद इस स्पेसिफिक इशू के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें स्काइप पर ज्वाइन किया है अभी अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब ने, ये चेयरमैन है कराची ग्रोसरी एसोसिएशन के। रऊफ साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाल ही में हमने देखा कि आप लोगों ने एहतजाज भी किया कि एलसीज नहीं खुल रही जो दालें आप इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि डॉलर्स नहीं है। एक तो आप ये बताएं कि क्या इस वक्त पोजीशन है अगर हम पाकिस्तान के अंदर दालों की स्टॉक की बात करें, और अगर बर वक्त दालें इंपोर्ट नहीं की जाती तो क्या इसकी शॉर्टेज हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर? देखिए, इंपोर्ट तो दालें हो चुकी हैं, इंपोर्ट दालें हैं 6,700 कंटेनर। मसला सबसे बड़ा ये नहीं है
मसला ये है कि उनके लिए डॉलर दे नहीं रही बैंक, कमर्शियल बैंक नहीं, स्टेट बैंक नहीं, वो डॉलर दे नहीं रही है। लेकिन यही सूरत हाल रही और डॉलर ना मिले तो 20 दिन या 25 दिन का जखीरा है दालों का, इससे ऊपर नहीं चलेगा। रमजान का महीना है ऊपर। हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तजवीज देना चाहते हैं कि अगर वो करना चाहते हैं या इम्पोर्ट नहीं करना पॉलिसी, तो उस पर पाबंदी कर दी जाए, उसका इम्पोर्ट पर भी पाबंदी कर दी जाए। लेकिन जो ये क्राइसिस डेवलप होगा वो जाहिर सी बात है बदतमी होगी, लोगों का डिटेंशन की मद में $51 मिलियन। सब आपकी आवाज जरा क्लियर नहीं आ रही, जरा एक वजाहत के साथ दोबारा क्लैरिफाई कर दें। आप ये कह रहे हैं कि जो दालें हैं वो इंपोर्ट हो चुकी हैं, पोर्ट पर मौजूद हैं, और आपके पास डॉलर नहीं है या मार्केट से या बैंकों से डॉलर नहीं मिल रहे कि उनको आप क्लियर करवा सकें? देखें, बेचे तो नहीं दे रहे ना, हम बैंकों से यही कहते हैं कि जी आप डॉलर के रेट बढ़ा दें, मार्केट रेट ले लें और इनको जो है ना आप रिलीज करें। अगर नहीं कर रहे तो देखें उसके ऊपर डिटेंशन की मद में तकरीबन $51 मिलियन यानी $51 मिलियन शिपिंग लाइनें ले गई डॉलर में, US डॉलर में। और वो जाहिर सी बात है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर पे जाएगा और उनका जो मलबा पड़ेगा महंगाई का वो गरीब आदमी पे पड़ेगा। और डैमरेज अलग जा रहे हैं 1.5 करोड़ पे रोज के। अब हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में क्या ये पॉलिसी जो बेसिक आइटम है, गंदम के बाद बेसिक आइटम है, कोई भी आदमी रोटी के साथ दाल के साथ गुजारा कर सकता है, यानी गोश्त कहाँ से लेगा? पहले तो महंगाई इतनी है, मुश्किलात इतनी है। हमारी डिमांड एक ही है, या तो इंपोर्ट पे पाबंदी लगा दी जाए, आइंदा कोई इंपोर्ट हम नहीं करेंगे, गवर्नमेंट खुद मंगा ले, और अभी जो क्लियरेंस है उनको करे फौरन, वरना ये माल भी खराब हो जाएगा। जो दालें हैं ना उसको ज्यादा हम रख नहीं, वो खराब हो जाएगी। और जो इससे तबकात अब्दुल रऊफ साहब, एक चीज जरा एक चीज क्लैरिफाई कीजिएगा, आपने ये जो इंपोर्ट्स किए हैं ये आपने एलसी खोल के इंपोर्ट नहीं की, ये गालबन आपने ओपन अकाउंट के जरिए आपने इंपोर्ट्स किए और बैंक साहब आपके डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं कर रही। मैं सही इंटरप्रेट कर रहा हूं जो आप बात कर रहे हैं? मेरी बात आप सुने, देखिए ये जो डॉक्यूमेंट आते हैं ना, ये डॉक्यूमेंट होते हैं CAD के, कलेक्शन आफ्टर डॉक्यूमेंट, और दूसरा होता है LC। दोनों पे बैंक नहीं दे रही है डॉलर, ऐसी बात नहीं है। बैंक पहले देती थी डॉलर, अभी फिलहाल उनके पास ज़खायर नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास डॉलर नहीं है। लेकिन जब मंगा देंगे टाइम, टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है अब्दुल रऊफ साहब? टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी? टोटल वैल्यू कितनी है 6,700 कंटेनर्स की डॉलर टर्म्स में? डॉलर टर्म्स में आप लगा लें $80 करोड़ हैं तकरीबन, $80 करोड़ हैं तकरीबन। अच्छा, और तो ये मैं आपको अभी सूरत हाल जो बन रही है इसमें रऊफ साहब एक चीज जरा इस पे वजाहत कर दीजिएगा। जो 27 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सर्कुलर जारी किया है, उसमें ये जो एसेंशियल फूड आइटम है वो नंबर 1 लिस्ट है, वो नंबर 1 प्रायोरिटी है पाकिस्तान की इंपोर्ट की। तो इसके बावजूद बैंक आपको डॉलर्स नहीं दे रहे। मैं आपको बताऊं, एसेंशियल आइटम में जो रखा हुआ है ना उन्होंने 84, 85, 87 दिया हुआ है, उसमें जो कोड होना चाहिए 0713 जो दालों का कोड है, पल्सिस का कोड है, वो ऐड ही नहीं किया गया। उसके आगे लिख दिया गया है ETC, यानी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब सवाल ये होता है कि इसको क्लियर कौन करे? ये क्या हुकूमत काम कर रही है कि जिसमें क्लियरेंस ही नहीं है? दालों की क्लियरेंस करे कि हाँ भाई दालें तो बेसिक आइटम है, आप कहीं भी पता कर लें, फूड आइटम है ना ये। अब देखें ये अलमिया है कि इससे आपको लगता है जानबूझ के कर रहे हैं? ये तो आपने बड़ी सिंपल बात कर दी ना कि 713 कोड नहीं डाला हुआ एसेंशियल फूड में, तो ये बात इनको समझ नहीं आ रही स्टेट बैंक वालों को। देखिए नहीं आ रही तो जब ही तो एहतजाज किया ना, जब ही तो प्रोटेस्ट हुआ है ना, समझ में आए। और अगर ये मलबा पूरा का पूरा आवाम पे डालना है तो आप यकीन मानना कि रमजान में कोई दाल आपको मिलेगी ही नहीं। सवाल बड़ा ये होता है कि उसके रेट जब ये बताएं कि आपका जब आपने एहतजाज किया उसके बाद क्या आपका हुकूमत के साथ किसी भी नुमाइंदे के साथ आपने बाकायदा राब्ता किया, उनके नोटिस में ये चीज लाई, या अगर लाई है तो क्या गवर्नमेंट ने कोई आपको यकीन दहानी कराई इस हवाले से कि इस इशू को रिजॉल्व किया जाए? क्या इस वक्त प्रोग्रेस है? अगर गवर्नमेंट बर वक्त इकदाम करे, स्टेक होल्डरों को बुलाए तो ये मसाइल ही ना हो। वो तो बुलाना पसंद ही नहीं करते ना सर। वजीर खजाना साहब जब आर्टिफिशियल डॉलर को सब्सिडी दे रहे हैं
क्यों? कि हमने फेस सेविंग करनी है, सियासी फेस सेविंग करनी है, इससे भले मुल्क बर्बाद हो रहा है। देखें रेमिटेंस जो आता है बाहर से, जो वो क्यों भेजेंगे हम? 31 रुपए का फर्क डॉलर पर डॉलर पे हो और कोई आदमी 1 लाख डॉलर भेज रहा है, कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है भाई कि 31 लाख रुपए नुकसान करेगा। मैं बोलता हूं इंटर बैंक में डॉलर का रेट बढ़ा दिया जाए, ओपन मार्केट से 1-2 रुपए का फर्क हो। अगर ये नहीं बढ़ाएंगे तो ये समझ लें कि डिटेंशन और डेमरेजेस की मद में ये पैसा चला जाएगा, वो जा रहा है। इसको फौरन बढ़ा दिया जाए ताकि रेमिटेंस भी हमारा आए। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। देखिए कामरान, जो सिचुएशन है इस वक्त वो बड़ी क्लियर है। दालों की हद तक, जिसको हम एसेंशियल फूड आइटम कहते हैं, उसको हैंडल करने का तरीका, उसकी सीरियसनेस देख लीजिए। वो फरमा रहे हैं जी कि एसेंशियल फूड आइटम के अंदर दालों का जो कोड है वो डाला ही नहीं हुआ। तो या तो ये बदनीयती है या इनकी इनएफिशिएंसी है। इनएफिशिएंसी नहीं है, आई थिंक वो डिलिबरेटली लग यही रहा है, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट को वो पैसे बचाना चाहते हैं ना। हो सकता है कि जितना वो डिले करें कर सकें, और ऊपर से वो जो कह रहे हैं कि तकरीबन डेली के कुछ 1.5 करोड़ के उनके डैमेजेस पड़ रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि फिर जब ये रिलीज होंगी दालें तो सारा प्राइस और पास ऑन करेंगे तो आम आदमी फिर महंगाई, फूड इन्फ्लेशन और होगी। अभी तो डॉलर का इंपैक्ट आ रहा है ना, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का, जो मर्जी कर ले प्राइसेस के ऊपर इंपैक्ट तो आ जाएगा। अच्छा कामरान, ये सिलसिला यहाँ पे नहीं रुका हुआ। सारी अक्टूबर ऑनवर्ड्स अगर आप देखें ना, अब जो फैक्ट्रीज हैं वो बंद होना शुरू हो गया। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, फैसलाबाद में जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो अपने रोने रो रहा है कि जी अब सूरत हाल ये होगी, हम ऑर्डर्स नहीं ले रहे क्योंकि इनको आगे हम इसे माल ही इनको वहां से नहीं मिलेगा। जब माल नहीं मिलेगा, रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा, तो ये करेंगे क्या? जब दालें रिलीज नहीं हो रही, जितनी बेसिक कमोडिटी है, तो आप रॉ मटेरियल कहां से फिर बेरोजगारी का इंपैक्ट आएगा ना। हुकूमत को संजीदा होना चाहिए। मेरा ख्याल सिर्फ थोड़ा सा हम नाज़रीन को बता देते हैं कि अभी तक किस किस्म की फैक्ट्रीज बंद हो चुकी है और कौन सी अशिया के ऊपर आइंदा आने वाले हफ्तों में, महीनों में शॉर्टेज आ सकती है। प्राइस एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर कोई चीज आपको मिलेगी नहीं। नाज़रीन, बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद हो रही है और खासतौर पर यह सिलसिला शुरू हुआ अक्टूबर ऑनवर्ड्स। पिछले कुछ 4 माह के अंदर अभी तक वो चीजें सामने आ रही हैं जो स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्टेड है, वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको वो इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो हमारी फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, और इसकी तमाम जितने भी नोटिस स्टॉक मार्केट को जा रहे हैं उसमें एक ही चीज कॉमन है कि जी रॉ मटेरियल्स की शॉर्टेज हो रही है, जो हमारी डिमांड है वो भी कम हो रही है, एलसीज खुल नहीं रही, तो इसलिए हम फैक्ट्रीज बंद कर रहे हैं। अब जुमे वाले दिन मजीद 2 फैक्ट्रियों ने नोटिफाई किया है, 2 कंपनीज ने, जिसमें बैको स्टील है, इसके अलावा एक सतारा की टेक्सटाइल की एक फैक्ट्री है, उन्होंने अपना सतारा पेरोक्साइड लिमिटेड है, इन्होंने नोटिफाई किया है। पार्क सुजुकी मोटर्स जो गाड़ियां बनाती है, उन्होंने कहा जी कि जो प्लांट उनका पहले से ही बंद है दिसंबर से, वो ये कह रहे हैं कि हम अब अपना प्लांट मजीद नहीं खोल सकते, उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्रिसेंट फाइबर्स वालों ने अपनी फैक्ट्री की जो प्रोडक्शन है वो 50% कम कर दिया है। सूरज टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड वो बंद हो, उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कम की या बंद की। निशाद चुनिया लिमिटेड, इसी तरह कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, अगेन एक इंपॉर्टेंट एक प्लेयर है मार्केट के अंदर फैसलाबाद के अंदर। डायमंड इंडस्ट्रीज मल्टीफॉर्म ये जो फॉर्म बनाती है कंपनी, वो बंद हो चुकी है। इंडस मोटर कंपनी जो है कामरान, वो बंद हो चुकी है, अपनी प्रोडक्शन कम कर चुकी है। इसके साथ उन्होंने आपकी जो फेवरेट टॉपिक है प्राइसेस भी इन्होंने इंक्रीज तो होनी है। और ये तो आप लिस्टेड कंपनीज की और बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बड़े ग्रुपों की बात कर रहे हैं। जो लिस्टेड कंपनीज नहीं है, आई थिंक जो छोटे बिजनेसेस हैं जो रिलाय करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, तो उनका भी एक डोमिनो इफेक्ट होता है ना। जब बड़ी इंडस्ट्री बंद हो रही है तो जो छोटे उसके साथ लिंक्ड इंडस्ट्रीज हैं उनको भी नुकसान हो रहा है। और इनफैक्ट के मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि 2 दिन पहले ये जो ड्राई फ्रूट वाली, मैं एक शॉप में था, तो इवन वो भी परेशान थे कि इतनी ज़्यादा ये जो डॉलर की, एक तो रुपए की जो कदर में कमी हुई, उसकी वजह से जो चीज़ें इंपोर्ट वो कर भी रहे हैं, अब तो इंपोर्ट हो भी नहीं रही, अगर वो कर भी रहे हैं वो इतनी ज़्यादा महंगी हैं। और दूसरा वो ये कह, अब जो उनकी सेल है उसमें भी कमी आई है। और वो मुझे वहाँ पे जो दुकान का मालिक था, उन्होंने कहा था कि अगर यही हालात रहे तो शायद हमें 1-2 सालों में ये कोई और बिजनेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस तो फिर सस्टेनेबल है ही नहीं। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद थोड़ा तस्करा करेंगे कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, वो कुछ लोग कहते हैं कि हम शायद श्रीलंका के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्योंकि पिछले साल जब यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई तो श्रीलंका एन उसी वक्त ही दिवालिया हो गया था। अब वहां पे क्या हुआ है, ब्रेक के बाद उस पर बात करेंगे। दिवालिया होने के बाद अब जब दोबारा वो IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करना चाहते हैं, क्योंकि इस मुश्किल सूरत हाल से निकलना तो है, तो अब वहां पर उनकी जो गवर्नमेंट है
वो मैसिव कट लगा रही है जो उनके अपने एक्सपेंसेस हैं। जो अब उन्होंने एक बड़ा फैसला किया है कि मौजूदा मुआशी बहरान से निकलने के लिए जो श्रीलंका की फौज का साइज है उसको 1/3 कम करने का फैसला किया है। 2024 तक इस वक्त जो अगर उनके फौज की तादाद 2 लाख है तो उसको कम करके 2024 में 1,35,000 कर दिया जाएगा और फिर 2030 में इसको कम करके 1 लाख तक वो ले आएंगे। और ना सिर्फ उन्होंने ये किया है बल्कि बाकी भी उन्होंने कट्स लगाए हैं, क्योंकि वहां पर सूरत हाल अभी ये है कि जो श्रीलंका की हुकूमत है या उनके खजाने में इतना पैसा नहीं है कि वो एक हफ्ते के लिए जो अपने एम्प्लॉयज हैं उनको तनख्वाह दे सकें, जो पेंशनर्स हैं उनको पेंशन दे सकें। और शहबाज इसका जो आधा श्रीलंका के अंदर जो आधा जो सैलरीज और जो पेंशन्स हैं वो फौज को वहां पे जाती हैं, तो वहां पर उनको अब ये फैसला लेना पड़ा है। और पाकिस्तान के अंदर जाहिर है कि कल ये जब खबर आई तो लोग ये बात कर रहे थे। सो डू यू थिंक कि अगर हमने आज करेक्टिव मेजर्स ना लिए तो क्योंकि फिर पूरी रियासत को कुर्बानी देना पड़ेगी ना, जिसका सबसे ज्यादा शेयर है फिर उसका सबसे बड़ा कट लगेगा। लेकिन अभी तक मुझे लगता नहीं है कि ऐसा अभी रियलाइजेशन नहीं है ना पॉलिटिकल लीडरशिप में। पॉलिटिकल लीडरशिप की मैं बात कर रहा था, मुझे तो अभी पता भी नहीं है कि काबीना की तादाद कितनी है, 76 कितने मेंबर्स हैं 76 और क्या उनकी प्रोडक्टिविटी है। अगर इनको ख्याल होता तो शायद कोई मिनिस्टर होने नहीं चाहिए। तो क्या आपको ये सिचुएशन लग रही है? क्या सिंपल नंबर्स की बात कर लेते हैं, इसका इंपैक्ट जो इस वक्त है पाकिस्तान में जो स्टेटेड दिफाई बजट है वो कोई 17, 18, 19% आपके टोटल बजट का होता है। हम क्रिएटिव अकाउंटिंग करते हैं और उस क्रिएटिव अकाउंटिंग में कुछ दिफा के अखराजात जो हमने डायरेक्ट डिफेंस बजट में बुक नहीं किए हुए, जैसे आर्म फोर्सेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वो हम दिफाई बजट का हिस्सा नहीं दिखाते उसको। इसी तरीके से कुछ और आपके सेंसिटिव प्रोग्राम्स होते हैं जिसका हम जिक्र नहीं करते, सारी दुनिया के होते हैं, हमको अनोखे नहीं है। तीसरी चीज़ पर आपके पेंशन जो है वो आर्मी की पेंशन जो है वो हमने सिविलियन साइड पर डाली हुई है, वो पैसे हैं। एक आध कोई इसी तरह का और खर्चा होता है, तो मिला के कोई टोटल बजट का कोई 27-28% दिफा के ऊपर खर्च हो रहा है। और इसके बाद कोई अगर बड़ा खर्चा है वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगियां हैं, वो आपका कोई तकरीबन 50% के करीब अब चला गया। 4,800 अरब रुपए की बात हुई है सिर्फ कर्जों में सूद की अदायगी के ऊपर, और 2300, 2400, 2500 अरब रुपए के आसपास आपका टोटल दिफाई खर्चा रहता है। तो रियासत पाकिस्तान फैसले कर ले कि इसने अपना हाउस इन ऑर्डर लाना या फिर दुनिया कल हर तरफ उंगलियां उठाएगी। और उसमें जो श्रीलंका ने जो फैसला किया है, उनकी गवर्नमेंट ये कहती है विच इज रीजनेबल, वो ये कहते हैं कि इसका मकसद जो है कि एक टेक्निकली एंड टैक्टिकली साउंड एंड वेल बैलेंस्ड डिफेंस फोर्स जो है वो वहां पे तैयार करना। तो जाहिर है कि ये जदीद दुनिया है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि मैन पावर, ये डिपेंड करता है कि ये बिल्कुल बात सही है कि टेक्निकली एंड टैक्टिकली एक साउंड जो है आपको फोर्स चाहिए। हमारे चैलेंजेस भी हैं, सो लेट्स सी। हमारी दुआ यही है कि हमारे जो भी फैसला करने वाले हैं ऐसी सिचुएशन ना आए कि हमें इस तरह के तकलीफ दे फैसले करने पड़े। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमारी डिस्कशन जो है इकोनॉमी के ऊपर जारी रहेगी। ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले भी जैसे जिक्र कर रहे थे कि हमने बहुत गलतियां की हर एतबार से, सियासी एतबार से, मुआशी एतबार से, लेकिन गलतियां सबसे हो जाती हैं। गलतियों से सबक सीखना जो है वो दैट इज इम्पॉर्टेंट। लेकिन लगता ये है कि हम गलतियों पे गलतियां करे जा रहे हैं और सबक नहीं सीख रहे, और यही स्टोरी है जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये LNG प्लांट्स का जो मामला है, अब ज़ाहिर है कि हमारे हालात ऐसे आ गए हैं कि हम अपने जो एसेट्स हैं उनको बेचना है, और ये 2 LNG प्लांट्स बेचने की बड़े अरसे से बात हो रही है किसी एक दोस्त मुल्क को। तो उसमें ऐसा क्या डिसीजन किया है कि हम शायद वापस पीछे ही जा रहे हैं, आगे बढ़ने का नहीं सोच रहे? देखिए, सर्कुलर डेट में जो इजाफा हुआ पावर सेक्टर में 1148 अरब रुपया था जब PMLN की पिछली हुकूमत खत्म हुई, और जब PTI की हुकूमत का खात्मा हुआ तो ये कोई 2400 अरब रुपए के करीब चला गया था। उसमें एक बहुत बड़ी वजह जो PTI बताती थी और जिसकी वजह से फिर आपकी बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा था, वो ये थे कि PMLN ने जो पावर प्लांट्स लगाए थे वो जरूरत से ज्यादा लगा लिए थे, या वो इनएफिशिएंट थे जिसकी वजह से उनको हम ले नहीं सकते थे, मेरिट ऑर्डर के ऊपर वो पूरा नहीं आते थे। तो आइडल कैपेसिटी पेमेंट, मतलब कि बिजली आप खरीद नहीं रहे, आपने कमिटमेंट की हुई है कि जो उसकी एक कैपेसिटी है उसके बराबर हम आपको उतनी अदायगी करते रहेंगे। मतलब ऐसा ही ना कि एक जैसे वो घर बना के आप किराए पे दे देते हैं, तो आप उसमें घर में रहें या ना रहें, किराया आपको देना पड़ेगा। एग्जैक्टली पावर प्लांट्स का भी ऐसे ही हुआ है। ये जो 2 LNG पावर प्लांट्स वफाकी हुकूमत ने लगाए थे, ये नेशनल पार्क्स पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के तहत इनको रखा गया। बलोकी और हवेली बहादुर शाह के जो पावर प्लांट्स थे
इसका उस वक्त गैस बहुत सस्ती होती थी, ये इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर चलते हैं, तो ये मेरिट ऑर्डर में ऊपर आते थे, नए प्लांट्स थे, एफिशिएंट थे, इसलिए इनका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जो ओरिजिनल मुआहदे थे उसके तहत एग्रीमेंट ये था कि जो वफाकी हुकूमत है थ्रू सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी गारंटेड लिमिटेड जो कंपनी है, उसके जरिए 66% इससे बिजली लेगी। अगर वो 66% टोटल कैपेसिटी की, जो कि इनकी कोई 2460 मेगावाट के करीब टोटल कैपेसिटी दोनों की बनती है, उसका 66% हर सूरत में वफाकी हुकूमत खरीदेगी। अगर नहीं खरीदेगी तो उसके अगेंस्ट, जो आपने खाली घर की मिसाल दी, आपको किराया देना, 66% बिजली बनाने के बराबर आपको अदायगी करनी है। पिछली पीटीआई की हुकूमत ने फैसला ये किया कि ये जो टेक और पे वाली जो कंडीशन है कि बिजली लो या नो आपने किराया देना है, वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने एक फैसला किया कि इसको टेक और पे की जगह पे टेक एंड पे कि बिजली लेंगे तो अदायगी करेंगे, वो फैसला हो गया, उसके ऊपर अमल दरामद भी होना शुरू हो गया। अभी इसी हफ्ते जो इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने उसकी सदारत की, उसमें 2 फैसले हुए। नंबर 1, ये पावर प्लांट जो है दोनों उनको 33%, 33% जो है जो SNGPL है वो गैस सप्लाई करने का पाबंद होगा, और वफाकी हुकूमत थ्रू CPPAG वो 33% बिजली इससे खरीदेगी। अब यहाँ पे मसला ये आ गया है क्योंकि LNG जो है वो बहुत महंगी होगी इंपोर्टेड, उसकी वजह से इसकी जो पर यूनिट जो कॉस्ट है बनाने की बिजली वो बहुत ज्यादा हो गई है। उसके ज्यादा होने की वजह से जो मेरिट ऑर्डर होता है कि कौन सा प्लांट कितना एफिशिएंट है, उससे पहले बिजली लेनी है, और इनएफिशिएंट पावर प्लांट से अपने बाद में बिजली लेनी है, तो ये मेरिट ऑर्डर में चले गए हैं 17-18 के ऊपर, ये नंबर के ऊपर। पहले ये टॉप 10 में होते थे, अब हम ये पावर प्लांट बेचने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कतर को भी बेच देते हैं तो जो खरीदार होगा, कतर है, UAE, जो भी फॉरेन गवर्नमेंट होगी, वो 33% उसको हम हर वक्त अदायगी करते रहेंगे, उसकी जो टोटल कैपेसिटी है 2460 मेगावाट के बराबर। यहां पे फिर एक इंतहाई गलत फैसला हुआ है, और इसकी कीमत कौन अदा करेगा? हुक्मरान नहीं, मैं, आप, आम आवाम जो कि आटे के लिए एक अपनी जान दे रहे हैं, उनकी बिजली की कीमतों में। आखिर में वक्त हमारे पास बिल्कुल कम है, ये आपसे ही रिलेटेड स्टोरी। आपको पता है कि जो साबिक आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, उनकी जो टेक्स्ट तफसीलात अहमद नूरानी ने स्टोरी की, तो कल FIA ने लाहौर से शायद असलम साहब सहाफ़ी हैं बोल न्यूज़ के साथ, उनको उन्होंने उठाया और उन पर इल्ज़ाम ये है कि वो डाटा जो है FBR का जो लीक हुआ, वो डाटा उनके पास था और उन्होंने अहमद नूरानी को दिया, और आज वो यहाँ पर अदालत में पेश भी हुए, उनका 2 रोज़ा रिमांड भी दे दिया है। अब मुझे ये बताएं कि आप भी इस तरह की खबरें करते हैं, इसमें सहाफ़ी का क्या कसूर है? क्या FBR ने कोई इंटरनल अपना इसमें कसूर? तो FBR ऑफिशियल्स का है ना जिन्होंने डाटा, बात बड़ी सीधी सी है, आप मैसेंजर को मार रहे हैं, उसको कत्ल कर रहे हैं, और जो मैसेज है उसकी तरफ नहीं देख रहे। अगर खबर गलत थी तो उसको रिबट किया जाता, उसको क्लैरिफाई किया जाता। अगर खबर ठीक है तो खबर देने वालों को उठा के जेल में फेंक देंगे। इससे बदतर जो निज़ाम है वो पाकिस्तान में नहीं हो सकता। आप उनसे पूछिए कि उनके असासे कहाँ से बने। अगर असासे ठीक हैं तो बनाने में कोई हर्ज नहीं है, उनका राइट है, वो आमदन अपनी जो कमाते उसके ऊपर टैक्स देते हैं, वो हर सिटीजन का राइट है। सहाफी को सिर्फ इसलिए आप उसको सजा देंगे। और आयरॉनिक देखे ना कि उधर दूसरे जस्टिस काजी फायज ईसा का डाटा आज तक करवाया आपने, उस वक्त आपके आपने। मजे की बात यह है कि इन्होंने कमेटी बनाई वफाकी काबीना की, इसी PDM की हुकूमत ने। उस कमेटी के बनने के बावजूद वो अफसरान जो इन्वॉल्व थे उनमें से 2 को ये वापस ओहदों पे लेके आए, एक अशफाक साहब जो चेयरमैन थे उनको नहीं लाए। तो ये मेरा ख्याल इससे जस्टिस सिस्टम जो है वो मेरा ख्याल जितनी मजम्मत की जाए, दोगलापन और इल्जाम इसका PDM और खास करके नून लीग के ऊपर जरूर आता है। वो इमरान खान साहब पर इल्जाम लगाते थे फाशिस्ट होने का, लेकिन उनके दौर में भी ये जो पॉलिसीज हैं वो लगता है कि जारी हैं। प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।